कड़ाके की ठंड पूरे बिहार में चल रही है और उसी में इस ठंड की शीतलहरी में हम आनंद लेने के लिए आए हुए हैं गंगा के तट पे। ये वो माँ गंगा हैं जो मोकामा की धरती से गुजरते हुए कल कल बह रही हैं और मोकामा की इस धरती पे पावन पे परशुराम की इस धरती पे हम आए हुए हैं इस गंगा तट पे, जहाँ पे नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र है। और हमारे साथ आए हुए हैं, सबसे पहले मैं परिचय करवा दूँ, डॉक्टर हमारे साथ दिनेश कुमार हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं आयुर्वेद में, और हमारे साथ हैं योगाचार्य और संचालक हैं प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र मोकामा के राम गोपाल जी, हमारे मित्र परम मित्र। सबसे पहले मैं चर्चा का शुरुआत करता हूं डॉक्टर साहब से। तो सर, यहाँ आते हैं आप और यहाँ आने के बाद जो सुकून होता है वो कैसा सुकून होता है, आयुर्वेद में इसका बखान आप करें। धन्यवाद चंदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ गंगा के तट पर ला कर इतनी अच्छी प्रश्न पूछा आपने कि आपको कैसा सुकून लगता है। मतलब कि अद्भुत, अवर्णनीय मैं कह सकता हूँ। जो भारतीय संस्कृति में जो सुख की कामना की गई है, हमारी आत्मा जो है ना आनंद स्वरूप है और हम उस परमात्मा के अंदर जो अंश है जो कि परम आनंद स्वरूप है परमात्मा, तो हमारी आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही और हम उसकी तलाश में भटक रहे हैं और वो आत्मा कई कई जन्मों से उस आनंद की प्राप्ति के लिए भटक रहा है और वो भौतिक चीज़ों में आनंद खोजता है। घर हो जाएंगे, पद हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा तो आनंद मिलेगा। लेकिन जब हम उस चीज़ को पा लेते हैं तो लगता है अरे यार हम इसी चीज़ के लिए भाग रहे थे, तो वो आनंद नहीं मिल पाता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं बाई प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझको भी उस ईंट और कंकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग में मुझको भी सुकून नहीं मिलता है। मैं आज आपके सामने आपके साथ अपने मित्र गोपाल जी के साथ अपने आपके चंदन जी के साथ में माँ गंगा, वही माँ गंगा जो सदियों से कल कल बहती चली आ रही है और भारतीय संस्कृति की जो आत्मा कहे गए हैं वो है गाय, गंगा, गायत्री और गुरु। तो माँ गंगा के तट पर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो अद्भुत, अवर्णनीय, मैं वर्णन नहीं कर सकता मुझे कैसी फीलिंग हो रही है। क्योंकि मैं पटना में भी रहा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में मेरी पोस्टिंग थी, आप वहाँ गए थे हमसे मिलने के लिए। मैं वहाँ की शोर शराबे और प्रदूषण से और आदमियों का जो वैचारिक मतभेद था, मैं वहाँ से उब गया था और जो गंगा के तट पर में जो स्वाद में चख लिया उन हरिद्वार में रह करके, वो सुकून अब कहीं नहीं मिल सकेगा और माँ के किनारे ही मिलेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। वहीं पे वो सवाल ले रहा हूँ आपका, आपने हरिद्वार से आपका शिक्षण हुआ जी और हमेशा आप वहाँ आते जाते रहे, जुड़े रहे जी, और वो माँ गंगा आपको पुनः, आप जब तड़प रहे थे तो फिर आपको गंगा तट पे ही लाके खड़ा किया। मैं आप बता दूं, जब मैं पटना में था, जब मैं मेडिकल की तैयारी करता था तो 98 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं हरिद्वार में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में मेरा एडमिशन हुआ। तो जब मैं पटना छोड़कर जाने लगा तो वहाँ पर माँ गंगा के तट पर मैं गया और किया कि माँ मैं पटना छोड़ रहा हूँ और गंगा के तट पर बसा हुआ यह शहर बिहार का आत्मा। मैंने माँ से कहा कि माँ आप मेरी पोस्टिंग और मेरी पढ़ाई लिखाई कहीं भी हो आपके तट पर। और मैं यहाँ से हरिद्वार गया और लगभग 22 साल तक रहा मैं गंगा के तट पर। आपको मैं क्या बताऊँ कि मैं गंगा के वहाँ पर जो हर की पौड़ी है और जो सप्तऋषि आश्रम है, मैंने वो मतलब कि हज़ारों बार मैंने डुबकियाँ लगाई होगी। क्या कोई ऐसा मोमेंट नहीं था, कोई पर्व नहीं था, कोई त्यौहार नहीं था कि हम जा कर के गंगा जी में न स्नान किए। हमेशा स्नान करते थे और माँ पर बैठ कर के गंगा का जब स्पर्श होता था आत्मा तृप्त हो जाती थी। और उसके बाद मैं हमेशा बोलता था माँ ये सुख मत छीनना मुझसे, कहीं भी नहीं रखना, उसको अपने पास ही रखना। 2019 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जब बिहार में जब लेक्चर की पोस्ट आई और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जब रिजल्ट आया तो मैं माँ के गंगा के तट पर जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मैंने कहा माँ तू फिर बिहार में मुझको बुला रही हो। बिहार से मैं उठा था और तुम्हारे जो गंगा जी जहाँ पर पर्वतमालाओं से प्रथम कदम जो माँ ने प्लेन में रखा है वो हरिद्वार में रखा है, तो वहाँ रखी हो, फिर माँ वहाँ में ले जा रही हो। मैंने फिर प्रार्थना किया, हे माँ तुम बिहार में मेरी पोस्टिंग अपने किनारे ही कराना। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है राजकीय अयोध्या शिव कुमारी महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय में हुई। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन के अगले दिन मैं यहाँ मोकामा सिमरिया घाट पर आया था और माँ को प्रणाम किया कि माँ तू अपने पास में फिर लाई हो, इसके लिए बहुत बहुत
माँ के चरणों में प्रणाम। उसके बाद मैं बार बार आता हूँ। गोपाल जी एक माध्यम बन गए हैं यहाँ पर, इनके माध्यम से इस माँ के तट पर आने का मुझे बार बार मौका मिलता है। और मैं क्या बताऊँ कि मैं आध्यात्मिक जो फीलिंग्स होती है ना, जो माँ के किनारे बैठ करके ने हमने वो हरिद्वार में रह करके जो कल ध्वनि की आवाज़ जो होती है ना, नदी बहने की आवाज़, उसमें मैंने ओम का उच्चारण सुना है। इतनी भव्यता है इस माँ के अंदर, और मैं सही में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही है इस मुकामा नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जो कि वो भी माँ गंगा के तट पर अवस्थित है। वहाँ पर आकर के और अच्छा लगता है, जहाँ पर गंगा और प्राकृतिक चिकित्सा का एक अद्भुत और दिव्य संगम हुआ है। शाम ढल रहा है, चलते चलते हुए हम आश्रम की ओर बात करेंगे। दोनों महाशय हमारे साथ हैं। जिस तरह अब धीरे धीरे हम गोपाल जी से अब सवाल ले लेते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं एलोपैथ को लेकर के दिनों दिन उन पे विश्वास हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ठंड के मौसम में आप देख रहे होंगे, सर से भी ये सवाल लेंगे, हम आप ही से पहले पूछ लेते हैं, योग को जीवन में अपना नहीं रहे हैं और इस ठंड में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी घटनाएं बढ़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे कि अभी आपने जो सवाल पूछा कि सबसे पहले तो लोग इस चीज़ को अपना नहीं रहे हैं। तो अगर अपना नहीं रहे, जब तक आप अपने दिनचर्या में योग को या आयुर्वेद को अगर स्थान नहीं देंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं भटकते ही रहेंगे। और लाख आप दवाइयाँ खा लें, लाख आप डॉक्टरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के चिकित्सा कर लें, अंतोगत्वा आपको यहीं आना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम सर की बात हम सुन रहे थे, सर का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलते रहता है, कहीं ना कहीं ज्ञान स्वरूप। तो गुरुजी ने एक बताया था एक बात जो काफ़ी एक तरह से मजाकिया किस्म के भी लोग इसे लेते हैं, और हमेशा सर से हम ये चर्चा करते रहते हैं। हमारे गुरुजी ने बोला था कि बेटा जहाँ सब लास्ट में जाता है वहाँ तुम पहले पहुँच गया। तो ये हमारी सौभाग्य है कि हम माँ गंगे के घाट पर आकर के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उन्हें योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने का काम करते हैं। और जैसे हमने बोला कि सर से हमें कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। और लोग जब तक इसे अपने दिन में नहीं शामिल करेंगे, जब तक इसे अपनी दिनचर्या में नहीं शामिल करेंगे, अपने ऋतुचर्या, दिनचर्या और योग से नहीं जुड़ेंगे, तब तक अपना आहार को नहीं बदलेंगे, तब तक ये समस्या उनके साथ लगातार बनी ही रहेगी। दोनों व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक योग से जुड़े हैं, एक आयुर्वेद से जुड़े हैं, और दोनों का जीवन बिना अध्यात्म के अधूरा रह जाएगा। सर, जिस तरह रामगोपाल जी अभी चर्चा ले रहे थे, उस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। कितनी बड़ी भूमिका हो जाती है आयुर्वेद का और अध्यात्म का संगम साथ में, जिस तरह से लोग अभी जीवन शैली बनाए हुए हैं जी, कहाँ लोग खो रहे हैं उस चीज़ को जो भारत में हुआ करता था। देखिए चंदन जी, मैं आपको बता दूं, अगर हम शरीर को आयुर्वेद माने ना, अगर शरीर हमारा आयुर्वेद है तो योग उसकी आत्मा है। हम दोनों को एक साथ जब लेकर चलते हैं, तब जाकर के एक संतुलित मतलब कि स्वास्थ्य की हम कामना कर सकते हैं। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। हम भारत देश की धरती पर जो है स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आयुर्वेद की रचना की गई थी। और मैं बताऊं कि आयुर्वेद शाश्वत है। सृष्टि रहे या न रहे, लेकिन आयुर्वेद रहेगा। आयुर्वेद को शाश्वत शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये बताया गया कि ब्रह्मा जी ने मतलब सृष्टि रचने के पूर्व ही आयुर्वेद का निर्माण कर दिया था। और ये आयुर्वेद जो है ब्रह्मा जी भी निर्माण करता नहीं है, देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था। स्मरण उसी चीज़ का किया जाता है जो पहले से है, यानी इसके क्रिएटर कोई नहीं है। ये शाश्वत विज्ञान है, ये कभी नष्ट नहीं होता। तो आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने स्मरण कर करके प्राणी जो उनके द्वारा बनाए जाएंगे वो अपना आरोग्यमय जीवन जी सकें, उसके पहले ही उन्होंने वनस्पतियों की रचना कर दी थी। जैसे किसी शिशु के जन्म के पूर्व उसके माता के स्तनों में दूध आ जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने इस जीव को रचने के पूर्व औषधियों का निर्माण कर दिया था, और वो औषधियों से उनकी स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। तो अध्यात्म तो जब तक आप अध्यात्म को अपने साथ लेकर नहीं चलते जाएंगे, बाहर की तरफ भागते रहेंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे। आप बीपी की बात, ब्लड प्रेशर की बात करें, ठंड में जिस तरह आज से देखिए ब्लड प्रेशर और किडनी फेल्यूर और आपकी मधुमेह,
पहले संक्रामक बीमारियां हुआ करती थी, ब्रेन हेमरेज देख रहा हूँ ठंड में बिल्कुल बढ़ गांव रही के है। गांव साफ हो जाया करते थे संक्रामक बीमारियों से। पहले संक्रामक बीमारियां का अलग अलग रूप था, चेचक फैल गया, प्लेग आ गया, गांव का गांव साफ हो गया। आज के देश में, आज के परिवेश में जब बात करें तो आज भी महामारी है, लेकिन आज की महामारी का रूप बदल गया है। आज महामारी किस रूप में हमारे समाज में आ रही है, हमारे बीच में आ रही है? डायबिटीज़ के रूप में, थायराइड के रूप में, हाइपरटेंशन के रूप में, किडनी फेलिवर के रूप में, ये सब महामारी का रूप में। भारत देश हब बन गया है डायबिटीज़ का। आपको बता दूं, ब्रेस्ट कैंसर बेंगलोर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फीडिंग कराना नहीं चाहते, माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना नहीं चाहती है, उनके शरीर का स्लिम खराब हो जाएगा। तो दूध नहीं, प्रकृति ने दूध पिलाने के लिए बनाया, आप उसी काम को नहीं करना चाहते। तो ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट छूटने के कारण ब्रेस्ट कैंसर की तरफ भारत की महिलाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और पहले क्या था गोपाल जी, आज देखिए यहाँ पर हम लोग खेतों में जाते हैं, मैं अभी अपने गांव गया था, सुबह 4 बजे गांव के लोग जग जाते हैं, सुबह 4 बजे हलचलें होने लगती है। मैंने देखा कि 7 बजे लोग जो है अपने खेतों की तरफ बढ़ गए। आज के डेट में मैं 2 दिन पहले अपने घर से लौटा हूँ, और जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठ गया, ठीक है, उसको डायबिटीज़, किस बात की डायबिटीज़ भाई, ठीक है। तो आज के डेट में सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बहुत ही हमारी सेडिमेंट्री, काम करना हम छोड़ दे, पसीना बहाना छोड़ गया। हाँ, खाने की क्वालिटी बढ़ा लिया हमने, पनीर चाहिए, पूरा तला हुआ पूरी चाहिए, छोले पर भटूरे चाहिए, पार्टी में दुनिया भर का व्यंजन चाहिए, अब पसीना बहाने के नाम पर ठस। तो देखिए, जब तक आप जो है प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, आयुर्वेद को फॉलो नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिए उम्र कितना घट गया। आफ्टर 60 बरस के बाद चंदन जी, कोई भी आदमी कभी भी यहाँ से उठाया जा सकता है, आपका टिकट बना हुआ है, आप कभी भी जा सकते हैं। इसी धरती पर गोपाल जी, हाँ, अभी इनका आश्रम में आया, इन्होंने प्राकृतिक हमको पेय पिलाया, ठीक है। वही मोटा अनाज, वही मोटा अनाज जिसमें आयुर्वेद में बहुत उसके वर्णन किया गया स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, वही बाली, वही जो है मड़ुआ, वही जो है रागी, वही जौ, बाजरा, ये सब इन्होंने मुझको खिलाया। अभी भी रोटी दाल बना रहे हैं मेरे लिए, और मैं वो खाऊंगा, वो हमारे शरीर में जा कर के हमारे सेल्स को तृप्त करेगी। तो हम देखिए, अगर हमने अपनी भारतीय जीवन शैली को, भारतीय खान पान को छोड़ा है, तो हम उस स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते जिसका आयुर्वेद करता है। और हम 60 के बाद हम कभी भी इस दुनिया को छोड़ कर जा सकते हैं, तो हमको पुनः वापस आना ही पड़ेगा। पुनः गोपाल जी ने जो ये एक मिशन लिया है, जन जागरूकता अभियान, जो यहाँ पर मोकामा में इन्होंने नौजीवन प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में छेड़ा है, मैं आकर देखता हूँ कितनी प्राकृतिक जीवन शैली। मैं एक दिन के आश्रम में रुका था, हम लोगों ने कुछ यहाँ पर काम किया था, हम यहाँ पर रुके थे, तो रात 4 बजे भोर में मैं उठा, तो मतलब चिड़िया की आवाज़, मतलब कि मुझे लगा कि जन्मों का नाता इस आश्रम से, मुझे प्रकृति के गोद में आत्मा तृप्त हो गई। मतलब हमारा स्वरूप है वही, और उस स्वरूप को हम भुला करके शहरों में खोज रहे आनंद को। जब हम देखे 4 बजे भोर में चिड़िया बोली और लोग उठने लगे, गाय माता भी जग गई। मतलब कि प्राकृतिक के शरण में आने पर हमारा स्वरूप अपने निखरने लगता है, और हम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये सब काम तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ढंग से, यहाँ पर अच्छे तरीके से हो रहा है। और अध्यात्म को लेना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बाहरी दुनिया में तो केवल जो है आप एग्रेसिव होंगे, और हाइपरटेंशन तो आपका आराम से गिफ्ट के रूप में दे दिया जाएगा अगर दुनियादारी में जिएंगे। तो प्रकृति के शरण में चंदन जी हमको जाना ही होगा।